तो फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आधुनिक भारत की क्लास में। दोपहर का नमस्कार भी है आप सभी को। पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनका भी वेलकम। साउंड थोड़ा चेक करिएगा, वॉल्यूम कम करिएगा, थोड़ा इको भी हो रहा है। और हम लोग बात करने वाले हैं अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन। पीछे की कहानी आप दोहराते रहेंगे, हम लोग आगे आगे अब दौड़ते रहेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सिविल ओबीडियंस डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सिविल इस ओबीडियंस मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, ये है 1930 से लेकर के 34 तक। जैसा अभी हमने स्वदेशी और असहयोग आंदोलन पढ़ा है, उसी तरह से हम इसको भी पढ़ने वाले हैं, सविनय अवज्ञा को भी। यानी क्यों प्रारंभ हुआ, एक इसको देखेंगे। यहाँ पर भी विशेषताओं की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी कुछ तथ्यात्मक जानकारी, साथ साथ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन साथ साथ भी अलग से भी हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक, क्लियर ना सभी को? स्वदेशी भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, असहयोग भी सेम पैटर्न में पढ़ा, सविनय अवज्ञा भी सेम पैटर्न में पढ़ रहे हैं। सविनय अवज्ञा पढ़ने का मतलब असहयोग से तुलना होगी इसकी। जब कोई भी बात कहेंगे तो पिछले जन आंदोलन से तुलना होती है उसकी। असहयोग जब पढ़ रहे थे तो स्वदेशी आंदोलन से तुलना हो रही थी उसकी। ऐसे करके हम कंपैरेटिव रीडिंग करते जा रहे थे। तो देखिए आप क्यों स्टार्ट हुआ। ठीक, पीछे के डेवलपमेंट सारे आप जान रहे हैं, उसी को हम पॉइंट्स के रूप में रखते चले जाएंगे। देखिए आप, देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आंदोलन को लेकर गांधी जी की रणनीति संघर्ष तैयारी संघर्ष की थी। संघर्ष तैयारी संघर्ष की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी कड़ी में अगला चरण था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी कड़ी में अगला चरण था, नेक्स्ट, अगला चरण था। गांधी जी को पता था कि अहिंसात्मक संघर्ष लंबा चलेगा और निरंतर आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं। जनता थक जाएगी, न उतना वो त्याग कर पाएगी। उन्हें ये था कि हमें शिफ्ट में लेके चलना होगा इसको। हम संघर्ष कर रहे हैं, फिर हम विराम देंगे, संघर्ष विराम फिर संघर्ष। विराम देने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम बस सब रिलैक्स हो गए और सो रहे हैं, बट उस दौर में रचनात्मक कार्य चलते रहेंगे। तो गांधी जी का जो पूरा आंदोलन का मेथड था वो दिखा आगे भी। तो उसी का अगला चरण है, क्योंकि असहयोग के बाद लगभग विराम हो चुका था, 8 एक वर्ष हो चुके थे और परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। जब परिस्थितियां अनुकूल बनेगी तब हम फिर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे, फिर विराम लेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। ये गांधीवादी रणनीति थी आंदोलन को लेकर के, संघर्ष विराम संघर्ष।
या संघर्ष तैयारी संघर्ष क्यों शुरू हुआ, तो आप इस तरह की बात कभी भी एक कारण के रूप में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, असहयोग के पश्चात असहयोग के पश्चात देखिए परिवर्तन समर्थकों, असहयोग के पश्चात परिवर्तन समर्थकों एवं परिवर्तन परिवर्तन समर्थकों एवं परिवर्तन विरोधियों की गतिविधियों परिवर्तन विरोधियों की गतिविधियों ने राजनीतिक जागरूकता को बनाए रखा, राजनीतिक जागरूकता को बनाए रखा और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया। और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का विस्तार किया। तो तैयारी कैसे चल रही है इस बात को समझा रहे हैं। हम लोगों ने पीछे कल और उससे पहले वाली क्लास में परिवर्तन समर्थक विरोधी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में, शहरों में, गांवों में, दूर दराज के इलाकों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, राजनीतिक एकता के लिए काम किया जा रहा है। यानी पहले क्या होता था, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा था, तिलक जी अपने हिसाब से, लाजपत राय अपने हिसाब से। अभी क्या किया गया, कांग्रेस के अंदर ही पूरा डिजाइन कर दिया गया। जब अब विरोध हम नहीं कर रहे हैं तो हमें जनता के बीच में, समाज के बीच में उत्थान के लिए काम करते रहना है, कार्यकर्ता सक्रिय रहें चारों तरफ। ठीक है, तो ये गतिविधियां चल रही थी परिवर्तन विरोधी और समर्थकों के माध्यम से। ठीक, यानी कांग्रेस का प्रेजेंस बना हुआ है लोगों के बीच में। ठीक है, दिखना चाहिए लोगों के बीच में, है ना, जो दिखता है वो बिकता है। हर तरह की बातें होती हैं, ये भी एक बात चलती है। ठीक है, जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है। ठीक है, जो दिखता है वो तो बिकता है। ठीक है, जो नहीं दिखता है वो भी बिकता है ना। तो अपने यहाँ हर तरह की बातें चलती हैं, जब जहाँ जो फिट बैठ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें इसके बाद। ठीक है, सविनय कह रहे हैं, सॉरी, साइमन। देखिए साइमन आयोग के विरोध के क्रम में, आयोग के विरोध के क्रम में पूरे देश में, पूरे देश में एक राजनीतिक उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ। एक राजनीतिक उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ। कहने का मतलब तरह से संघर्ष वाला माहौल बनने लगा। जहां जहां साइमन गए वहां वहां काले झंडे, और कांग्रेस के नेता आगे हैं एकदम, कि प्रकाशम हो, गोविंद वल्लभ पंत हो, नेहरू जी हो, खली कुजमा हो। खली कुजमा तो चलो दूसरी पार्टी से भी थे, और लाला लाजपत राय हो। सबने विरोध किया, लाठीचार्ज हुआ। यानी फिर एक बार संघर्ष का वातावरण बनने लगा था। संघर्ष तैयारी संघर्ष, एक संघर्ष की पृष्ठभूमि फिर बनने लगी थी एक बार साइमन के टकराव के साथ। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। लिखें कि नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कॉमा साइमन रिपोर्ट
कौमा इरविन की घोषणा, इरविन की घोषणा, इरविन की घोषणा इत्यादि इत्यादि राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वाकांक्षा, आकांक्षा कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षा और भारत को अधीन बनाए रखने की इच्छा, भारत को अधीन बनाए रखने की इच्छा के विरुद्ध गतिरोध को अभिव्यक्त कर रहा था, गतिरोध को अभिव्यक्त कर रहा था। ठीक, गतिरोध को अभिव्यक्त कर रहा था। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे स्वशासन, है ना, डोमिनियन स्टेटस। इरविन ने कहा हम जो 17 में ही वादा किया है कि आपको हम देंगे, हम, अब पता तो है ये कब देंगे, ये पता नहीं। मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं दे सकता हूँ कि मैं इस समय दे दूंगा आपको, ठीक है। एक तरफ जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, और एक तरफ उनकी शासन करने की इच्छा, दोनों के बीच गतिरोध भी उभर कर सामने आ रहा है। ये गतिरोध भी फिर एक बार होगा कि चलो जंगे मैदान में फैसला करते हैं, तुम जीते या हम जीते, ठीक है। फिर आंदोलन एक तो रास्ता बनता है ना इसका, चलो आंदोलन करके फैसला करते हैं इसका एक बार। सरकार को बताते हैं कि जो हमारी आकांक्षा है उसके पीछे कितने करोड़ों लोग हैं। हमारी जिद है भाई कि हम नहीं देंगे, और हमारी आकांक्षा है कि हम लेंगे। हम, ये गतिरोध भी कहीं ना कहीं आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। टकराव बढ़ रहा है। नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली प्रस्ताव, सब सुना था ना आपने, इरविन कल जो समझाया था। इस पूरे घटनाक्रम को हमने 2 लाइन में बांधा कि ये सब भी गतिरोध एक तरह से आंदोलन की पृष्ठभूमि बना रही है। फिर कुछ करना ही पड़ेगा, सरकार ऐसे मानने वाली नहीं। इसमें यही बात निकल के आई ना, जब सरकार वादा नहीं करी तो हम पूर्ण स्वराज के लिए जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, इसी गतिरोध की पृष्ठभूमि में, इसी गतिरोध की पृष्ठभूमि में, गतिरोध की पृष्ठभूमि में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। गतिरोध की पृष्ठभूमि में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसी बैकग्राउंड में था कि याद होगा दिसंबर में रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अधिकृत किया गया कि आप जब चाहे आंदोलन प्रारंभ करिए। CWC ने गांधी जी को अधिकृत कर दिया कि आपको जब लगे। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रख दी तो कई नेता आश्चर्य में पड़ गए थे। हमने बापू को कहा कि भाई आप आंदोलन करिए, और बापू जो है 11 सूत्री मांग लेके आ रहे हैं अंग्रेजों के सामने। ठीक, लोग जैसे अपनी भाषा में ना लोग में बातचीत करते रहते थे, क्योंकि क्या होता है देखो, जैसे जैसे आप सफल होते जाओगे ना, आपकी हर बातों पे चर्चा होगी, समाज में प्रभाव होगा। और बहुत सफल नहीं होगे, इम्पैक्ट नहीं होगा, तो चाहे कितना भी बड़ा रहा हो। क्योंकि गांधी जी उस समय तक आते आते एक लिविंग लेजेंड बन चुके थे। ठीक है, गांधी जी उस समय एक मतलब लिविंग लेजेंड बन चुके थे। तो जो आसपास जो भी गतिविधियां होती थी ना, वो सब रिकॉर्ड में कैद होता रहता था क्या चल रहा है।
ठीक है, यदि वो बहुत सफल नहीं होते तो ऐसे ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने एफर्ट डाला है, कोई चर्चा नहीं होती। ठीक है, बहुत लोगों ने एफर्ट डाला होगा। ठीक है, अच्छे लोगों की कमी थोड़ी रही है अपने समाज में। हम कुछ भी कर लें, हम कितना भी मान लें समाज ऐसा वैसा है, बट हम सब ये मानते तो हैं ही ना कि समाज में अच्छे लोग हैं। इसमें ऐसा कोई बहुत कम लोग होगा जो ये नहीं मानेगा कि अच्छे। हो सकता है अपने बारे में ना मान रहा हो कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं, बट ये कोई मान सकता है क्या कि नहीं है, फिर सिस्टम नहीं चल पाएगा, प्रशासन हो या कोई भी चीज़ हो। अच्छा, अपने आप को भी इसमें रखते हैं तो और अच्छी बात है। समाज में अच्छे लोग हैं और आपको फील होता है अंदर से बहुत अच्छा कि हाँ मैं भी उनमें हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो और भी लोग एफर्ट करते थे, तो यहाँ पे अधिकृत कर दिया गया इस प्रकार। ये कैसे संघर्ष तैयारी बताया मैंने आपको। संघर्ष का मतलब असहयोग, तैयारी का मतलब अब तक पूरा बता दिया आपको, फिर संघर्ष के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक, तो इसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके सामने एक तरफ। लेकिन केवल यही कारण नहीं है, संघर्ष तैयारी संघर्ष ही नहीं है, दूसरे तीसरे फैक्टर भी हैं। एक फैक्टर है क्रांतिकारियों का बढ़ता प्रभाव, उनकी लोकप्रियता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे भी इसी फेज में वो भी। ठीक है, उनकी गतिविधियां भी खूब चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रही हैं। और यही दौर है जब मार्क्सवादियों का प्रभाव भी समाज पे बढ़ता जा रहा है। मार्क्सवादी उग्र तरीके अपना रहे हैं जन समर्थन के लिए। तो यदि कांग्रेस आक्रामक तरीके से आंदोलन के लिए नहीं जाएगी तो क्रांतिकारी या मार्क्सवादी राष्ट्रीय आंदोलन पे कोई भी छा सकता है। यदि आप नहीं करेंगे तो आप स्पेस देंगे तो कोई भी स्पेस भर देगा, सब समाज के ही लोग हैं, वो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि अब हम अंग्रेजों को भगाएंगे हम, और उनका भी समर्थन बढ़ता जा रहा है। तो इसका भी दबाव था कि केवल कांग्रेस की योजना ही नहीं बल्कि इसका दबाव भी काम कर रहा था कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा और पहले की तुलना में उग्र तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के समानांतर दो और धाराएं उग्र तरीके अपना रही हैं। लोगों का आकर्षण झुकाव बढ़ता जा रहा था, तो उनकी बात भी करेंगे। क्यों शुरू हुआ, एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट और ऐड करेंगे, महामंदी का फिर जिक्र करेंगे इसमें हम लोग। लिखें आप जरा, लिखें कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में, तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ अन्य धाराएं राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ अन्य धाराएं, अन्य धाराएं भी सरकार का उग्र तरीके से विरोध कर रही थी। और इनके प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा था, इनके प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, देखेंगे आप, जैसे लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा था, जैसे यहाँ लिख लेंगे आप, जैसे में क्रांतिकारी मार्क्सवादी, ये भी एक अच्छा वातावरण बना रहे थे संघर्ष का। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि इनके द्वारा भी निर्मित किया जा रहा था। एक और पॉइंट लिखें आप कि महामंदी के कारण, महामंदी के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था
महामंदी के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी और यह आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त अवसर था। यह आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त अवसर था। ठीक। आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त अवसर था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया? ठीक है, अभी क्रांतिकारी मार्क्सवादी हमने पढ़ा नहीं, वो पढ़ लेंगे इस टॉपिक के बाद। अब आते हैं विशेषताएं। जैसे हम असहयोग पढ़ चुके हैं वैसे ही पढ़ने, लेकिन आप विशेषताएं। देखिए आपकी अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन, आंदोलन कौमा शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत में भी इसका व्यापक प्रभाव दिखा। व्यापक प्रभाव दिखा। लिखें, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों के कारण कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों के कारण रचनात्मक कार्यों के कारण सुदूरवर्ती ग्राम, हाँ, रचनात्मक कार्यों के कारण सुदूरवर्ती गांव सुदूरवर्ती गांवों में भी आंदोलन की पैठ दिखी। ग्रामों में आंदोलन की पकड़ या पैठ दिखी। सुदूर जो बहुत अंदरूनी गांव होते हैं। ठीक है, तो गांव में तो आंदोलन पहले भी था, बट गांव भी कई तरह के होते हैं। एक शहर के आसपास के गांव हैं, गांव शहर में अंतर नहीं होता। एक होता है कि जहां अभी भी पहुंचना बहुत, अब ऐसे कम ही गांव होंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि आधारभूत ढांचे का विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में, 30 वर्षों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है पहले की तुलना में। लेकिन अभी भी आपको गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां आने जाने में कठिनाई खूब होंगे। हज़ारों लाखों की लाखों तो नहीं, पर हज़ारों की संख्या में गांव होंगे अभी भी। बाढ़ में तमाम कारणों से संपर्क कट जाता है वैसे क्षेत्रों का। रचनात्मक कार्य दूर दराज के इलाकों में खूब हो रहा था, तो रचनात्मक कार्यों के कारण कांग्रेस की पैठ बढ़ती गई। जब आंदोलन हुआ, उन क्षेत्रों की भागीदारी भी देखिए आंदोलन। अगला पॉइंट लिखें आप। देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रभाव था। जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड, मणिपुर,
ठीक है, अखिल भारतीय है, लेकिन इसके पहले वाले आंदोलन में सीमावर्ती क्षेत्रों पे उतना दबाव नहीं था सहयोग में या स्वदेशी में। हम क्या देखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अच्छी खासी भागीदारी लोगों की दिखाई पड़ती है। यहाँ नोट करके लिख लें आप जरा। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं साथ ही साथ लिखवा देता हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ ही। देखिए आप, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक नेता हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। एक नेता हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनका जो संगठन है उसका नाम है खुदाई खिदमतगार। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में एक नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके संगठन का नाम है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, है ना। ये लाल कपड़े पहनते थे इनके सदस्य। कभी कभी इसलिए मैं दे रहा हूँ कि किताबों में ना एनसीईआरटी वगैरह में भी लाल कुर्ती आंदोलन, इसके लिए नाम यूज किया गया है, लाल कपड़े पहनते थे सदस्य। ये जो अब्दुल गफ्फार खां हैं, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहते हैं हम लोग। नाम से आपको स्पष्ट रहेगा कि गांधीवादी हैं ये। और इनको बादशाह खान भी कहा जाता था। भारतीय सिनेमा वाले बादशाह खान नहीं हैं, ये रियल वाले हैं। इनको बादशाह खान भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार। ठीक। तो इन्होंने एक बड़ा मूवमेंट वहां बना रखा था पेशावर वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के। हजारों की संख्या में लोग सत्याग्रह कर रहे थे और पुलिस ने, मतलब सेना को कहा गया कि भाई गोली चलाओ इनके ऊपर। तो एक उत्तराखंड के रहने वाले थे, गढ़वाल के चंद्रमोहन सिंह गढ़वाली, उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया। फिर उनकी कार्रवाई की गई, मतलब, लेकिन ये निहत्थे लोगों पे मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक, लिखना चाहे तो उनका भी नाम लिख ही लें आप यहाँ पे कि चंद्रमोहन सिंह गढ़वाली ने चंद्रमोहन सिंह गढ़वाली ने अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। चंद्रमोहन सिंह गढ़वाली ने अहिंसक आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, विशेषताएं। विशेषताएं में हमने बताया सीमावर्ती क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रभाव। पॉइंट तो हमने लिखा दिया आपको, उसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक, ये तो हो गया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का। उत्तर पूर्वी भारत में लिख लें आप। एक और लिख लें आप नोट में ही, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में रानी गिडनैल्यू, नॉर्थ ईस्ट में रानी गिडनैल्यू आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। रानी गिडनैल्यू आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, रानी गिडनैल्यू आंदोलन का ये एग्जाम्पल। रानी गिडनैल्यू का नाम जनजातीय विद्रोह में भी रिपीट करेंगे हम। इनको रानी, जो है आज़ाद हिंद फौज, नेहरू जी, इन सब ने इनको रानी कह के संबोधित किया था। बहुत कम उम्र की थी जब आंदोलन में आ गई थी। तो नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वर के साथ
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में राष्ट्रीय स्वर यानी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आंदोलन को उभरना एक बड़ी बात थी। भावनात्मक इंटीग्रेशन की जब बात की जाती है, ठीक है, इट्स ए बिग थिंग। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं विशेषताओं में, ठीक? विशेषता में ही अब अगला पॉइंट लिखें आप, नोट में नहीं लिखना, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। लिखें, आंदोलन के समानांतर कुछ रियासतों में भी जन आंदोलन चलाए गए, जैसे लेंगे आप अलवर। यहाँ पर एक नेता थे के.एम. अशरफ। अलवर में एक नेता थे के.एम. अशरफ। इसी में लिख लेंगे आप कश्मीर में नेता थे शेख अब्दुल्ला। इन रियासतों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया आपने वहां समर्थन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आप तुलना करेंगे असहयोग आंदोलन में कारण रियासतों में जागरूकता आई थी थोड़ी, बट सविनय अवज्ञा में हम क्या देख रहे हैं, आंदोलन हो रहा है समर्थन में, एक कदम आगे। सीमावर्ती इलाकों में आंदोलन चल रहा है, तो असहयोग से तुलना करके अब आप देखेंगे आप, तो सुदूरवर्ती गांवों में आंदोलन गया, सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन गया, रियासतों में आंदोलन गया, यानी पहले की तुलना में और बड़े लेवल पर आंदोलन का प्रसार। अब ये पैटर्न समझ में आ गया होगा ना कि आंदोलन को हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय प्रसार को एक पैमाना बनाया जाता है, सामाजिक आधार दो बड़े पैमाने हैं जिसमें अध्ययन कर। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रसार से संबंधित सारे फीचर। नेक्स्ट लिखें आप, अगला पॉइंट लिखेंगे विशेषताएं में ही। लिखें, आंदोलन में किसानों, पूंजीपतियों, छात्रों एवं महिलाओं की व्यापक भागीदारी थी। अगला पॉइंट लिखें, मुस्लिम समुदाय की अपेक्षाकृत कम भागीदारी थी। तथा मजदूरों की भागीदारी में भी उतार चढ़ाव देखा, श्रमिकों की भागीदारी में भी उतार चढ़ाव देखा। ठीक है, अब जैसे वहां पे तो खिलाफत का मुद्दा था, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट था। हाँ, तो अब मुस्लिम लीग सरकार के साथ ही साइमन आयोग के मुद्दे पे 14 मांग लेके आए थे जिन्ना। तो अब यहाँ पे, वहां तो खुला समर्थन था आंदोलन का, यहाँ समर्थन तो था नहीं उस तरह से। तो राष्ट्रीय चेतना वाले मुसलमान तो भाग ले रहे हैं, बट मुस्लिम समुदाय की भागीदारी तुलना करेंगे तो कम होगी। मार्क्सवादियों का जनाधार श्रमिकों में ज्यादा होता है, श्रमिकों के बीच में। शुरू में मार्क्सवादी आंदोलन के साथ थे, बीच में ही आंदोलन से कट लिए, बोले कि नहीं हम अपने तरीके से करेंगे। यहाँ तो चूंकि उनकी श्रमिकों पे पकड़ अच्छी थी, तो श्रमिकों की भूमिका में भी उतार चढ़ाव। पहले केवल कांग्रेस की पकड़ थी या इंडिपेंडेंट थे,
जब से मार्क्सवादी विचारधारा है तो श्रमिकों के बीच में उनका भी जनाधार बन रहा था। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मार्क्सवाद पढ़ाऊंगा राष्ट्रीय आंदोलन में आपको। तब 1939 39 तक का डेवलपमेंट पूरा करने के बाद 35 39 तक, पहले 35 तक आएंगे फिर 39 तक, फिर उसके बाद बाकी सारी आंदोलन की धाराएं कवर हम, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है ना, जितने भी धाराएं हैं हम सब कवर करेंगे हम लोग। मार्क्सवाद, समाजवाद, वन बाई वन एवरी, जनजातीय, किसान, तो वो चलेगा आपका 2 ढाई दिन। बाबा साहब अम्बेडकर, दलित आंदोलन, जितनी भी धाराएं हैं सब, किसी वर्ग, महिलाओं की भूमिका, मजदूरों की भूमिका, सब कवर करेंगे उसमें। ठीक, 39 तक अभी इसको लेके जाएंगे फ्लो में ऐसे, फिर सारी धाराएं कवर कर लेंगे जितने भी आंदोलन के होते हैं। फिर 39 से 45 और 45 से 40, ठीक, ऐसे चलेगी कहानी, है ना। फिर हम लोग 15 अगस्त 47 पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो 26 जनवरी है, ठीक है, कोई नहीं, 15 अगस्त 47 को याद करेंगे फिर हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ना सवाल उठेगा, मजदूरों की भूमिका में उतार चढ़ाव क्यों, मुसलमानों की भूमिका में गिरावट क्यों, उत्तर आपके पास है। हर बात कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं होती है। पीछे भागीदारी बढ़ी तो क्यों, इसका उत्तर था घटी तो फिर वही रीजन है। ठीक है, एग्जैक्ट पूछता नहीं ये सारी बातें, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि बदलाव क्यों हो रहा है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में जनजातीय समाज की भी भागीदारी आंदोलन के साथ दिखी। जनजातीय समाज की भी भागीदारी आंदोलन के साथ दिखी। ठीक है, और भी क्षेत्रों में यहाँ पे भी भागीदारी, जनजातीय समाज की भागीदारी बढ़ रही है। जनजातीय समाज में राष्ट्रीय चेतना विलंब से है। नागालैंड में भी जनजातीय समाज का वो भी उदाहरण है, बट आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब में भागीदारी बढ़ी, गुजरात में भागीदारी बढ़ी, गुजरात में भी भागीदारी बढ़ी। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कांग्रेस के रचनात्मक कार्य। ठीक, आम लोगों के बीच में उनको हुनर सिखाना, ठीक है, और गांधी जी की जो अपनी जीवन शैली है, जैसे गांधी जी दूर दराज के इलाकों में भी यात्रा कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र में भी जा रहे हैं। जनजातीय समाज के लोग भी प्रकृति के साथ चलते हैं, गांधी जी भी प्रकृति के साथ ही जीते थे। मिनिमम वस्त्रों में रहना, खान पान भी प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करना, अल्पाहार करना। संचय जनजातीय समाज के लोग भी नहीं करते हैं, आज वाले नहीं, उस समय वाले की बात कर रहे हैं। तो जनजातीय समाज में भी पूंजीवादी मानसिकता ठीक ठीक आ गई है ना, आनी भी चाहिए, समाज ऐसा है। तो गांधी जी का भी वैसा ही जीवन शैली था। रचनात्मक कार्य के कारण गांधी जी के पहनावा, खान पान, प्लस आसपास जो नेतागण हैं उनकी भी शैली वैसी जो गांधी जी के साथ चल रही। ठीक है, तो उन सब के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव होता चला गया, जनजातीय समाज की भागीदारी भी बढ़ रही है आंदोलन के साथ। गांधी जी का था कि समाज का एक एक घर, समाज का हर एक वर्ग जिस दिन स्वराज की मांग करेगा, अंग्रेजों को पड़ोस कर देना होगा कि लीजिए अब आप स्वराज। हमें तो बस आज़ादी कहते थे, तभी तक ये लड़ाई है जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तब हमने लोगों को जागरूक कर दिया, अंग्रेज यहाँ रह नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा मिशन। विदाउट शिक्षा, उतना शिक्षा तो हम दे नहीं पाए, बट बिना शिक्षा के राजनीतिक जागरूकता ले आना। जब हमने गांधी जी का कंट्रीब्यूशन शुरू में ही आपको बता दिया, देखो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, असहयोग के साथ, वहीं पे मैंने एक्सप्लेन किया था पॉइंट्स बना करके। तो बहुत फर्क पड़ा इसका जब हम बात करते हैं। तो सामाजिक आधार व्यापक होता चला जाएगा आंदोलन दर आंदोलन। देखिए आप इसी में
देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहीं सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार किया, तो कई क्षेत्रों में बच्चों की भी भागीदारी दिखी। कई क्षेत्रों में बच्चों की भागीदारी भी दिखी। देखेंगे आप, जैसे गुजरात में वानर सेना गुजरात में वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था। ठीक है, वानर सेना आपका हो गया बच्चों का सेना, मतलब जैसे कहीं आंदोलन चल रहा है तो बच्चे सेना वहां बनाई गई थी इस तरह से। मंजरी यानी बच्चियों के लिए बनाया गया था, है ना, बच्चियां भी पार्टिसिपेट करती थी। बच्चे को क्या किया जाता था, तिरंगे का कपड़ा पहनाकर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। किसी के हाथ में तिरंगा होता था ना तो पुलिस प्रहार करती थी, छीनती थी, मारती थी कि भाई दो फ्लैग कैसे हो सकता है। अब बच्चियों को तिरंगा पहना के खेलने के लिए छोड़ेंगे तो पुलिस क्या करेगी अब वहां पे। तो अहिंसात्मक संघर्ष के ना हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके इजाद किए जाते हैं। मजेदार होता है, इंटरेस्टिंग होता है अहिंसात्मक संघर्ष की जब भी बात की जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था अपना उस समय कि भाई बच्चे और बच्चियों को भी मैदान में, बच्चों को नहीं पता भीड़ जमा है तो बच्चे को खेलने के लिए जगह चाहिए। आप हो सकता है लुका छिपी का ही खेल खेलते हो, जहां भीड़ है बच्चों को क्या बस खेलने का चाहिए, दौड़ने की जगह चाहिए, खेलने की जगह। तो चंद्रमोहन सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार करवा दिया, अपनी सेना को आदेश ही नहीं दिया। तो धीरे धीरे जो पारंपरिक राष्ट्रवाद दायरा टूट रहा है उसका, सुदूरवर्ती सीमावर्ती, ठीक है, रियासतों में सेना बच्चे, मतलब को बढ़ाया जा रहा है। और तो सामाजिक आधार असहयोग की तुलना में इसका व्यापक था। वहां तो कुछ पूंजीपतियों ने विरोध भी किया था, असहयोग आंदोलन विरोध समिति बनाई गई थी। यहां तो लगभग पूंजीपतियों का समर्थन था। जो 11 सूत्री मांग थी ना, उस 11 सूत्री मांग में कपड़ा उद्योग को संरक्षण, जहाज रानी उद्योग को संरक्षण की मांग भी काम आ गई। जो पूंजीपति उद्योगपति तो पढ़े लिखे थे ना, जागरूक थे। गांधी जी को पता था आंदोलन चलाने के लिए पैसा चाहिए, रोकड़ा कौन देगा, इनके पास रोकड़ा है वो देगा। वो क्यों देगा बार बार रोकड़ा। एक तो ठीक है आप अहिंसा के रास्ते आंदोलन कर रहे हैं भाई, वो उसकी राष्ट्रभक्ति है उनके अंदर, कारोबारी अपना कारोबार भी देखते हैं। ठीक है, तब लगा कि नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन हमारे मुद्दों को भी उठा रहा है। सहयोग में स्वदेशी था लेकिन स्पेसिफिक पूंजीपतियों के मुद्दे को नहीं उठाया गया था। असहयोग में किसानों की भागीदारी थी लेकिन स्पेसिफिक किसानों के मुद्दे को नहीं उठाया गया था। अभी तो 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने कहा कर को हाफ कीजिए। जब आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा किसानों को आपको कर देने की जरूरत। पहली बार कांग्रेस ने आंदोलन से पहले किसानों के मुद्दे को उठाया। किसानों की बहुत व्यापक भागीदारी थी इस आंदोलन में। कुछ वो सब बातें भी लिखाऊंगा, अभी मैं नोट करके कुछ बातें और ऐड कराऊंगा, उसमें बता दूंगा मैं आपको। ठीक, हाँ ठीक पढ़ा होगा आपने, ठीक पढ़ा होगा आपने। कह रहे हैं कि मतलब जमींदार भी लोगों से पैसा वसूल करके आंदोलनकारियों को पैसा दिया करते थे आंदोलन चलाने के लिए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। गांधी जी का इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था ना। गांधी जी क्या कहते थे, व्यक्ति में बुराई नहीं, बस उसके हृदय में, उस तक बस बात पहुंचे, है ना, वो जो ऊर्जा है थोड़ी जागृत हो, उनको समझ है, बुद्धि खुले, हृदय परिवर्तन तो किसी का भी हो सकता है, वो कहते थे वो। अब हमने क्या किया,
क्षेत्रीय प्रसार और सामाजिक आधार पे हमने मेजर पॉइंट्स रख लिए। आप असहयोग से तुलना भी कर सकते हैं इसको आराम से। कैसे पढ़ना आपको? स्वदेशी की विशेषता, फिर असहयोग की विशेषता, फिर सविनय अवज्ञा की विशेषता, फिर भारत छोड़ो की विशेषता। चारों विशेषताओं को जब एक साथ पढ़ेंगे आप, तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति का एक ग्राफ भी आपको दिखाई पड़ेगा, जन आंदोलन का। ठीक है, और जब भी आगे पढ़ना है तो पीछे वाले को जरूर ध्यान में रखना है, तभी आप तुलनात्मक पढ़ पाएंगे क्या चेंज आ रहा था। आंकड़े वगैरह कुछ चाहिए तो किताब पढ़ते रहिएगा, जो मैंने किताब आपको कहा है विपिन चंद्रा वाली, इसमें आंकड़े हैं। ठीक है, पहले तो ये सब याद हो जाए आपको, जो है जितना है, नहीं हो जाए या तो बहुत बड़ी बात। मैंने आपको कभी पढ़ाया था न्यायपालिका के विकास के बारे में मॉडर्न इंडिया में, एक टॉपिक पढ़ाया था। टॉपिक याद है क्या? कितने लोगों को टॉपिक याद है कि न्यायपालिका के विकास पढ़ा है हमने? आधे लोगों को टॉपिक याद है। अच्छा, न्यायपालिका का विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हमने 10-12 पॉइंट्स बताए थे। लग तो रहा है कुछ सुनी सुनाई सी बातें हो रही हैं। ये कितने लोग बता सकते हैं? एक तो परमानेंट हाथ अब आ रहा है। ये अंडर ग्रेजुएट बच्चे ने चुनौती तो दे रखी है, पीछे से भी एक अंडर ग्रेजुएट ही लग रहे हैं वो भी। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल, वेरी गुड। ग्रेजुएशन हो गया राहुल तुम्हारा? नहीं हुआ, हाँ। ये अंडर ग्रेजुएट बच्चे जो है ना, दोनों एकदम, एक इधर और एक पीछे राहुल। बाकी अंडर ग्रेजुएट सोच रहे होंगे, और जो ग्रेजुएट हो गए उनको लग रहा है फिर मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, रहा हूं ही नहीं। तुम तो बता सकते हो। नहीं, मैंने ऑनलाइन बच्चे भी बहुत सारे बताते रहते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे ध्यान है। देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स ने सदर दीवानी निजामत और जिला अदालत, कॉर्नवालिस ने प्रांतीय न्यायालय, सर्किट न्यायालय, रजिस्ट्रार और मुंसिफ, इन बेंटिक ने इलाहाबाद में एक सदर अदालत, 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ गया, बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास, 1935 में संघीय न्यायालय आ गया। ऐसे करके हमने बताया था ढांचा। अभी बीच में कभी कभी क्यों टोक देता हूं मैं आपको ऐसे करके, जानबूझ करके। किसी के मन में अभी भी कीड़ा चल रहा हो कि कुछ और पढ़ लें हम, तो उस कीड़े को शांत करिए कि जो है उसको पहले अच्छे से याद करिए, क्योंकि क्लास में सारी बातें सोच समझ करके लिखाई जाती हैं। ये नहीं कि हमने किसी भी बात को उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। सारी बातें आपको सोच समझ करके बताई गई। ठीक है, तो अब बचे हुए टाइम में हमने भी आपसे कहा ही था आपको कि आप कोशिश करिए विस्तार से लेके पूरा रिवीजन करते चले जाएं आप। और अब समय मत देखिए, आप घर में पढ़ाई करिए, तो आप रोज टारगेट करिए 15 पेज 20 पेज रिवीजन करना है पीछे से। जो आज चल रहा है वो तो पढ़ना ही है आपको, एकदम धुआंधार पढ़ाई करिए एकदम। अगले 5-6 दिनों में जब हम टॉपिक एंड पे हों, तो आपको सारी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, यूनिट पढ़ाए गए हैं, सब में कुछ ना कुछ बातें 10-20-50% आपको ध्यान लेते हैं। आप सभी लोग संकल्प इस बात का, अगले 6-7 दिनों में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो जो आपकी जानकारी में ना हो, कुछ तो जानकारी में रहे। उसका एक ही तरीका है, केवल पढ़िए अब यहां से जाने के बाद। कुछ भी दोस्ती यारी, फोन, घर परिवार, सबको थोड़े समय के लिए संभव हो तो विराम। ठीक है, अब संभव इसलिए कोई हेल्थ का इशू ना हो या परिवार में कोई इशू ना हो, बाकी सब संभव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखें आप आगे, लिखें, यह पहला आंदोलन था, यह पहला आंदोलन था जो स्पष्ट रूप में या स्पष्ट तौर पर पूर्ण स्वराज को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। पूर्ण स्वराज को केंद्र में रखकर संचालित किया गया।
ठीक है, पूर्ण स्वराज को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। लिखें यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज को परिभाषित भी किया गया। ब्रैकेट में लिख लें आप, राजनीतिक स्वतंत्रता कौमा नागरिक अधिकार कौमा सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय इत्यादि करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात तो लाहौर अधिवेशन में ही कर लिया गया था। अभी मैं आपको बताऊंगा, आंदोलन के बीच में कराची अधिवेशन बुलाया गया, उसमें मूल अधिकारों पे प्रस्ताव पारित हुए, आर्थिक नीतियों पे, किसानों पे, मजदूरों पे। उसमें साफ साफ कहा गया पूर्ण स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों को ये अधिकार होंगे, राज्य की ये नीतियां होंगी, किसानों मजदूरों को भला उनका न्याय मिलेगा। तो पूर्ण स्वराज को बहुत डिटेल में उस समय परिभाषित भी किया गया। समझ में आ रही बात सभी को? पहला आंदोलन था जो पूर्ण स्वराज, इसके पहले गांधी जी ने कहा स्वराज, उसके पहले स्वशासन। अब तक कांग्रेस का कोई भी आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर के संचालित, नेता बात करते थे बट आंदोलन का जब चलता था तो उसकी बात, पहली बार इसकी बात की गई, फर्स्ट टाइम। तो लक्ष्य भी एकदम क्लियर है कि हमें आजादी चाहिए। अगला पॉइंट लिखें, लिखें अन्य गांधीवादी आंदोलनों की तरह अन्य गांधीवादी आंदोलनों की तरह यह आंदोलन भी अहिंसात्मक एवं संगठित था। यह आंदोलन भी अहिंसात्मक एवं संगठित था। ठीक है, अब जैसे अहिंसात्मक था, असल में हमने अहिंसा एक्सप्लेन कर दिया था आपको, गांधी जी का दृष्टिकोण संगठित था, वहां बता दिया था। वो सारी बातें वहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगी यदि जरूरत हुई तो। अब ऐसे अहिंसात्मक था, संगठित था, समझ में आ रही बात ना? संगठित का हमने पूरा एक पैराग्राफ में लिखा था, गांधीवादी आंदोलन की विशेषता क्या होती है, असहयोग पढ़ के देखिएगा, वहां से आप उसको यहां पे शिफ्ट कर लीजिएगा। ये क्लियर है ना सभी को मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, देखिए असहयोग आंदोलन की तरह यहां भी विरोधात्मक कार्यक्रम थे, जैसे जैसे नमक कर का उल्लंघन, जैसे नमक कर का उल्लंघन, कौमा किसानों को किसानों को कर न देने को कहना, कौमा शराब की दुकानों पर धरना, शराब की दुकानों पर धरना, सरकारी नौकरियों एवं विधान मंडलों से
त्याग पत्र देने को कहना, यहां भी विरोधात्मक कार्यक्रम है। इसी में लिखें, हालांकि ये कार्यक्रम असहयोग की तुलना में उग्र थे, असहयोग की तुलना में उग्र थे, कानून को चुनौती देने वाले थे, कानून को चुनौती देने वाले थे, और सरकार के आर्थिक हितों पर चोट करने वाले भी। सरकार के आर्थिक हितों पर चोट करने वाले भी। शराब के दुकानों पर धरना है, किसानों को कर न देने को कहना, ये सब क्या, सरकार के आर्थिक हितों पर चोट। तब ज्यादा खतरनाक है जब महामंदी से ब्रिटिश सरकार संघर्ष कर रही है। इस आंदोलन से भी अंग्रेजों को भारत में आर्थिक नुकसान, ये सबको पता था, समझदार नेताओं को, अंग्रेजों को आर्थिक चोट पहुंचाओगे तभी वो तिल मिलाएंगे। दो चार हत्या से, दो चार बम फोड़ने से वो तिल मिलाने वाले, थोड़ा बहुत भय होता था, उससे ज्यादा नहीं, बट आर्थिक चोट में वो कैलकुलेशन करते थे, नुकसान ज्यादा है, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो पैसे को बड़ा अहमियत देते रहे हैं हमेशा वो। इस आंदोलन ने अंग्रेजों के आर्थिक हितों पे कुठाराघात किया, आर्थिक हितों को चोट पहुंचाई, आर्थिक हितों पर प्रहार किया। आंदोलन के बीच में ही गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच बराबरी के स्तर पे बातचीत होगी, आमने सामने। पहली बार किसी आंदोलन के दबाव में सरकार आमने सामने बैठ के बातचीत, और आंदोलन की कुछ मांगों को मानेगी, कुछ, लेकिन मांगेगी। शुरुआत कुछ से ही होती है, शुरुआत कुछ से होती है, शुरुआत तुच्छ से होती है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पूर्णता पे पहुंच जाती है, जो लक्ष्य होता है। गांधी जी का था कि बस एक बार ये पीछे हटे तो सही, फिर तो धक्का देते देते इनको ब्रिटेन पहुंचा ही देंगे हम लोग, एक बार बस पीछे हट जाएं। पहली बार गांधी इरविन पैक्ट में थोड़ा सा एक दो कदम अंग्रेज पीछे हटेंगे, देखने वाले भी पढ़ेंगे हम लोग। तो कार्यक्रम विरोधात्मक थे, इसमें ऑटोमेटिक है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, वो चल रहा है, प्लस ये सारे पॉइंट्स ऐड हो गए थे। अगला पॉइंट लिखें, असहयोग की तरह ही रचनात्मक कार्यों का महत्व बना रहा, असहयोग की तरह ही रचनात्मक कार्यों का महत्व बना रहा। हालांकि हालांकि आंदोलन के दूसरे चरण में आंदोलन के दूसरे चरण में हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान कार्यक्रम को गांधी जी ने अधिक महत्व दिया। बेसिकली अधिक महत्व दिया। बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक विवाद चला था और पुनः समझौता हुआ था, ये उससे जुड़ी हुई बातें, वो भी अभी कराऊंगा आपको अलग से भी इसके बाद। यहाँ नोट करके लिख लें आप, नोट करके, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। 1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया।
1932 में गांधी जी ने अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। ठीक है, अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। देखेंगे 1933 में हरिजन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। हरिजन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया और हरिजन यात्रा की शुरुआत की। और हरिजन यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, हरिजन यात्रा की शुरुआत की गांधी जी ने, है ना। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसी बीच में जो हो रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। हमने क्या देखा, कार्यक्रम में भी विरोधात्मक रचनात्मक, रचनात्मक के बारे में असहयोग आंदोलन में जितनी बातें बताई थी वो सब बातें यहाँ भी लागू होती हैं। गांधीवादी आंदोलन है ना, तो एक बार तो विश्लेषण कर दिया तो वही विश्लेषण यहाँ पे भी काम आएगा। अगला पॉइंट लिखें, यह पहला आंदोलन था जो तिरंगे को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। जो तिरंगे को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। संचालित किया गया, इसी में लिखें, अन्य गांधीवादी आंदोलनों की तरह इस आंदोलन को भी वापस लिया गया। इस आंदोलन को भी वापस लिया। 34 में इसको वापस लिया जाएगा, डेट वगैरह सब मैं बता दूंगा आपको। ये हो गई विशेषताओं के बारे में एक संक्षिप्त परिचय पूरा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की खास बात क्या क्या थी। रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं, जैसे नमक का मुद्दे के रूप में चयन क्यों हुआ, या कुछ और इंफॉर्मेशन है 10-5, वो हम लोग लिख लेते हैं इसमें। अभी क्या करिए, एक बार आप सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों और विशेषताओं को जरा 2-3 मिनट में पढ़ जाइए आप एक बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों और विशेषताओं को आप एक बार पढ़ जाएं।
ठीक है, कुछ तथ्यात्मक जानकारी लिख लीजिए आप। देखिए आप, गांधी जी दांडी तट के पश्चात गांधी जी दांडी तट पे जब नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो दांडी तट के पश्चात हरसाना नमक निर्माण केंद्र की ओर बढ़े। धरसाना नमक निर्माण केंद्र की ओर। हरसाना एक जगह है, नमक निर्माण केंद्र की ओर बढ़ते हैं। सरकारी फैक्ट्री थी यहाँ पे। अब दांडी के बाद तो कानून का उल्लंघन करना था, तो गांधी जी को यहाँ पे डिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा धरसाना पे। ठीक है, हरसाना नमक निर्माण केंद्र की ओर बढ़ते हैं। 5वीं बार रिपीट कर दिया हूँ, गिन के देखो रिकॉर्डिंग पे जाके, 5वीं बार रिपीट किया हूँ। मैंने कहा 6ठी बार। गांधी जी, याद है ना, दांडी तट के पश्चात धरसाना नमक निर्माण केंद्र की ओर बढ़ते हैं। फुल स्टॉप। ठीक। मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी और रिलेटेड कुछ लिखवा देता हूं जो थोड़ी लोकप्रिय जानकारी है। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में इन सब से भी प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, लोकप्रिय वाली जानकारी है। ठीक। तो यहाँ पे क्या, सरकारी फैक्ट्री थी नमक निर्माण की, गांधी जी को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। लिखें कि गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू, मनीलाल गांधी, ये उनके बेटा थे, है ना, मणिलाल गांधी इत्यादि भी थे। जो भी नमक निर्माण केंद्र की तरफ बढ़ता था, पुलिस रोकती थी। निहत्थे आंदोलनकारी दबाव बनाते थे कि नहीं हम जाएंगे हम, फिर पुलिस लाठी चार्ज करती थी। जिसको जहाँ चोट लग जाए, सिर फुट जाता था, पैर में, जहाँ पे भी, फिर उनको पुलिस खींच करके या पकड़ के हटाती थी, फिर जेल में डाला जाता था। ऐसे चल रहा था। पहला जत्था गांधी जी को हटाया गया वहाँ से। फिर ऐसे करके अलग अलग, सरोजनी नायडू, फिर उनको पकड़ा गया, फिर मनीलाल गांधी, फिर एक दक्षिण अफ्रीका के मित्र थे गांधी जी के, इमाम साहब, उनको पकड़ा गया। ऐसे करके अलग अलग जत्थे को पुलिस पकड़ रही थी। एक अमेरिकी पत्रकार था उस समय, दुनिया का जाना माना पत्रकार था, ये वेब मिलर। की जानकारी सबको हो गई थी गांधी जी ऐसे आंदोलन करने जा रहे हैं, वहां मौजूद था और उसने इस घटना के बारे में विवरण दिया है। ये उसी का विवरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेब मिलर का। ठीक है, उसी ने बताया कि मतलब आश्चर्य में था कि भाई ऐसे भी आंदोलन होते हैं और पुलिस इतनी निर्दयतापूर्वक व्यवहार भी। इस सब आंदोलन में क्या होता था, सरकार का नैतिक आधार धीरे धीरे कमजोर, क्योंकि जो समर्थक भी होते हैं ना, उनके मन में भी आक्रोश आता है, ठीक नहीं कर रही है सरकार। अहिंसात्मक आंदोलन थोड़ा समय लगता है, यदि जेन्युइन मुद्दा हो तो बहुत मजबूत हथियार होता है। समय लगता है इसमें। तो योजना हमेशा बनानी पड़ती है। गांधी जी योजनाकार थे, ऐसा नहीं था छोड़ दिया राम भरोसे। मतलब पूरी योजना व्यू रचना बनाते थे, कब क्या करना है, कैसे दबाव बनाना है, कब पीछे हटना है। ये नहीं था कि हाँ छोड़ दिया, हिंसात्मक आंदोलन करें तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, उसके लिए पूरी योजना बनाते थे। ठीक है, इसी के बारे में लिखेंगे आप। वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने इस घटना का इस घटना का आंखों देखी
आंखों देखी वर्णन किया है। ठीक? अब गांधी जी ने यात्रा कर ली, तो ऐसी यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में तटवर्ती इलाकों में निकाली गई। हम सब भी नमक का, इसको ऐसे समझिएगा, समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसा नहीं था कि लोग जाके नमक बना रहे हैं वहां पे। बस ये कह रहे हैं कि हम सरकार का जो एकाधिकार है उसको नहीं मानेंगे, ये गरीबों पे बहुत बड़ा बोझ है, नमक हम बनाएंगे। बस एक ऐसा मुद्दा पकड़ना होता था जिसमें सरकार को हम कटघरे में खड़ा, कोई जाके नमक बना के नमक बेच नहीं रहे हैं ये लोग, बस ऐसे कह रहे हैं कि हम भाई नमक बनाएंगे सांकेतिक तौर पे, हम आपके कानून को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं किया कि फैक्ट्री लगा लिया, नमक बनाने लगे, पैकिंग होने लगी, चलो भाई नमक बेचते हैं हम लोग, अब ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था। बस वहां पहुंच करके सरकार को बताना, अखबारों में चर्चा में आना, लोगों को एकत्रित करना कि हम विरोध कर रहे हैं सरकार का, ये विरोध करने का एक तरीका बना। हम कानून नहीं मानेंगे सरकार का, ये कानून जो है, बस ऐसे समझिएगा इसको। तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी ने क्या किया, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। लिख लें आप, ये तमिलनाडु की घटना है ना। राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा। ठीक, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। ऐसे ही के केलप्पन एक नेता हैं, गांधीवादी नेता हैं, केरल में, कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की इन्होंने। केरल में एक नेता है के केलप्पन, कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की। के केलप्पन, कालीकट से पायनूर तक की यात्रा की। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, आंध्र प्रदेश में आंदोलन के लिए शिविरम की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश में आंदोलन के लिए मतलब बड़ी संख्या में शिविरम बनाए गए थे नमक निर्माण के लिए। शिविरम की स्थापना की गई। ठीक, आंध्र प्रदेश में आंदोलन के लिए शिविरम की स्थापना की गई थी। नमक निर्माण के लिए कार्यालय छोटे छोटे बहुत सारे बनाए गए थे, जो कि समुद्रवर्ती इलाका है आंध्र प्रदेश का भी, तो समुद्रवर्ती इलाके में आंदोलन ज्यादा जोर पकड़ेगा। उड़ीसा में लिख लें आप, एक नेता थे गोप बंधु चौधरी। असम से लेकर बांग्लादेश तक भी एक नेता थी श्रीमती चंद्र प्रभा, उन्होंने भी यात्रा की थी। श्रीमती चंद्र प्रभा, ठीक है। ये सब कुछ नेता हो गए जो सक्रिय हैं। रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है आपका कि गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर ही आंदोलन की शुरुआत क्यों की, एक अतिरिक्त जानकारी के लिए। ठीक है, गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर ही आंदोलन की शुरुआत क्यों की, लिख लें आप, नमक के मुद्दे पर आंदोलन की शुरुआत क्यों। नमक के मुद्दे पर आंदोलन की शुरुआत क्यों। कॉमन कॉमन सेंस की दो चार बातें होंगी इसमें, है ना। एक पहला पॉइंट इसमें लिख लें आप, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ से ही इस बात पर बल था
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ से ही इस बात पर बल था कि उन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाए उन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाए ठीक है, बल था कि उन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जाए जिनमें आपस में फूट की कोई संभावना न हो। शुरू से चला रहा है राष्ट्रीय मुद्दों की पहचान करना, नरमदलीय नेताओं के समय से। उन्होंने भी कहा था नमक कर में कटौती करिए, सरकार को कहा था। ऐसा नहीं कि गांधी जी पहले नेता थे जो ये बात कह रहे हैं, पहले ये बात उठाई गई है। अब नमक में क्या था कि आपको ये नहीं कह सकता ये बंगाली नमक है, ये मद्रासी नमक है, ठीक है, ये केरलाइट है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। कोई ये भी नहीं कह सकता ये हिंदुओं का नमक है, ये मुसलमानों का नमक है, ये टाटा का नमक है। तो ये भी नहीं कह सकता था ये किसी जाति का नमक है, किसी क्षेत्र का नमक है, ठीक है। तो नमक एक ऐसा मुद्दा था जो सबको फिर बांधता था। फिर ऐसा मुद्दा पकड़िए जो सबसे कनेक्ट हो। ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जो नमक से वंचित होगा या नमक के महत्व को ना जानता, नमक के स्वाद को ना जानता। शुरू से कोशिश थी कि ऐसा मुद्दा पकड़िए आंदोलन के लिए जिसमें सबका जुड़ाव हो, सबका लगाव हो, आपस में फूट नहीं हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखें, ऐसे मुद्दे का चयन जिसमें अधिक से अधिक लोगों का जुड़ाव संभव हो। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, यह गरीबों को राहत पहुंचाने वाला भी हो सकता था। यह गरीबों को राहत देने वाला भी हो सकता था। यदि नमक कर समाप्त कर दिया जाता तो गरीबों को पे बोझ कम होता। सरकार के जो टॉप 3 आय के सोर्स रहे उसमें एक नमक कर रहा है। ऑलमोस्ट पूरे ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व तो टॉप पे रहा ही है। बीच में कभी अफीम कभी कुछ आता था, नमक कर टॉप 3 टॉप 4 में रहा है हमेशा। आय का बहुत बड़ा सोर्स था अंग्रेजों का भारत में। एक तो आर्थिक हितों पे भी चोट, सरकार को नुकसान भी हो जाएगा उससे। तो गरीबों के लिए तो बहुत बड़ा राहत वाला कदम हो सकता था। एक पॉइंट और लिख लें आप, तटवर्ती क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प के तौर पर भी इसका महत्व था। रोजगार के विकल्प के तौर पर भी इसका महत्व था तटवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, अब ऐसे और भी 2-4 पॉइंट्स हैं। कभी भी जैसे नमक का मुद्दे के रूप में गांधी जी ने चयन क्यों किया, तो उसके लिए 3-4 हमारे पास आर्गुमेंट लिखने के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई आंदोलन वाला पूरा पक्ष जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको बता दिया। आंदोलन के समानांतर बहुत सारी घटनाएं चली हैं। कहने का मतलब है 1930 से 34 के समानांतर अन्य घटनाएं। कौन कौन सी घटना इसमें मैं बताता हूं आपको एक बार। एक घटना इसमें है गांधी इरविन पैक्ट।
फिर है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर है गोलमेज सम्मेलन, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना समझौता। छोटी छोटी घटनाएं हैं, ठीक है। 30 से 34 के समानांतर अन्य घटनाएं भी जो आंदोलन से जुड़ता हुआ है, मिलता हुआ है आंदोलन के दबाव में, दायरे में, ठीक है। और इसको करने के बाद फिर हम आ जाएंगे 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम कंप्लीट, तो फिर 35 से 39 तक की घटना है, ठीक है। ऐसे चलने वाला है पूरा आपका। तो गांधी इरविन पैक्ट से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसको शीर्षक दे दीजिएगा 30 से 34 के समानांतर अन्य घटनाएं, ठीक है। पहला इसमें हमने लिया गांधी इरविन पैक्ट। थोड़ा आपको समझाते भी चलेंगे, फिर लिखवा भी देंगे आपको। गांधी इरविन पैक्ट को, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। अभी थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ, फिर आप लिखिएगा। बस हेडिंग देके छोड़ दीजिए अब, गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें कुछ बातें लिखनी है हमें, 5-10 बातें। अब याद करिए कल वाली क्लास को आप सभी लोग कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती तट से डांडी तट के लिए प्रस्थान करते हैं, ठीक। 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन। उसके बाद गांधी जी धरसाना की तरफ बढ़ चले, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गया। जो भी सब बातें बता रहा था मैं आपको, ऐसे आंदोलन का प्रसार हुआ पूरे देश में, और आंदोलन चलता रहा। पूरे 1930 में चला आंदोलन। मंदी भी है, सरकार उसका दबाव महसूस कर रही है, आंदोलन भी चल रहा है, वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है, और सरकार को रेवेन्यू का भी काफी लॉस हो रहा है। डबल गेम था इसमें। असहयोग में केवल बहिष्कार हो रहा था, रेवेन्यू का लॉस नहीं था सरकार को बहुत। किसानों को कर न दे वो अलग बात है, किसान से कर वसूला जा रहा था, आंदोलन नहीं उसके फेवर में था। अभी आंदोलन कह रहा था कर मत दो। प्लस शराब की दुकानों पर धरना, पिकेटिंग बढ़ गई थी इस बार, खरीदने नहीं देंगे, बेचने नहीं देंगे, ऐसा चल रहा था घेराव। मतलब तो सरकार को ज्यादा लॉस था। किसी भी सरकार को आप देखेंगे लीकर से बहुत आय होती है। अभी दिल्ली चुनाव देखिए रहे हैं आप, लीकर के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। दिल्ली चुनाव जो हो रहा है उसमें शराब घोटाले की बार बार एक चर्चा होती है। ऐसे घोटाला है नहीं है, बहुत टफ होता है कहना। तब 10-20 साल पर फाइनल रिपोर्ट आती तो पता चला कुछ घोटाला ही नहीं था। ज़्यादातर यही होता है। मनमोहन सिंह के समय कोयला घोटाला और सब, अभी जो रिपोर्ट आई है फाइनल, उसमें कोई दोषी वोषी नहीं पाया जा रहा, कुछ घोटाला वोटाले की जानकारी नहीं मिल रही है। बट कुछ ना कुछ संभावनाएं होती हैं, तभी आरोप लगता है, तभी जांच भी होती है, ये बात भी सच है। अब थोड़ा आप बड़े हो जाएंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आप समझ जाएंगे एक लेवल पे आकर के सब ठीक रहता है। भाई हटाना है किसी को रास्ते से तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि भाई इनमें ये कमी है। ये नेचुरल होता रहता है राजनीति में, एक दूसरे पे आप देखेंगे आप, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है ना, वो चुनाव तक ही होता है, उसके बाद ज़्यादा नहीं रहता है उतना। सबको पता है कि चुनाव में जीतने के लिए सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं। तो नेता वगैरह इस मामले में आम आदमी से ज़्यादा आप देखोगे मजबूत होते हैं, कि बड़ी बड़ी आलोचना झेल करके भी मुस्कुराते हैं, उन गले मिलते हैं वो। हम तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे रोजमर्रा के जीवन में वो ज़्यादा मजबूत होते हैं इस मामले में। बड़ी बड़ी आलोचना होती है, मुकदमा सब कुछ होता है, फिर भी गले मिलते हैं वो। आप देखेंगे एक मध्य प्रदेश के एक बहुत सम्मानित नेता हैं, दिल्ली में मंत्री हैं इस समय, अपने पुत्र की शादी हो रही है उनकी, तो सभी नेताओं के घर जाके वो कार्ड बांट रहे हैं। मैं भी उम्मीद पे हूँ
कभी आम आदमी के पास भी आ जाए, ठीक है, बुला ही नहीं तो मैं जाके कार्ड लेके आ जाऊंगा मैं, ठीक है। बुला ले, मतलब मामा के नाम से जाने जाते हैं वो, ठीक है। बड़े ही लोकप्रिय नेता रहे हैं मध्य प्रदेश के, हैं भी अभी भी वो, ठीक है। केंद्र में भी कृषि मंत्री हैं वो। आए दिन उनकी तस्वीर आ रही है, सब जगह विपक्ष के नेताओं के पास भी, तमाम जगह वो जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी इंतजार में हूँ कि कभी वो कार्ड हमें भी दें, ठीक है। आप भी आ ही जाइए तो फिर 2-2.5 हज़ार हम लोग हैं, चलेंगे फिर उसके बाद एक साथ पूरी बारात जो है, ठीक है। तो ऐसे आंदोलन चलता रहा, पूरा 1930 चला। 1930 कहने का मतलब हो गया लगभग 8 महीने आंदोलन चला। फिर 1931 जनवरी फरवरी भी आंदोलन चला, यानी 10 महीने आंदोलन चला। सॉरी, हाँ, 10 महीने के आसपास लगभग आपका आंदोलन 11 महीने के आसपास चला। तब इन दोनों नेताओं ने मध्यस्थता की, सरकार भी दबाव महसूस कर रही थी। ये लोग हिंदू महासभा के भी नेता थे, उदारवादी दल से भी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के भी थे। इन लोगों ने सरकार से फिर बातचीत की, फिर गांधी जी से बातचीत की, हुआ ठीक है समझौता हो जाएगा, बात बन गई। मतलब लगभग 11 महीने के आंदोलन के बाद सरकार भी एक तरह से दबाव में थी, फिर ये समझौता। तो यहां क्या होगा, आंदोलन स्थगित हो जाएगा। अब पूरे 1931 में ऑलमोस्ट दिसंबर तक आंदोलन नहीं होगा, 5 मार्च से, यानी 5 मार्च से लेकर लगभग 30 से 31 दिसंबर तक आंदोलन नहीं होगा। फिर 32 के जनवरी से आंदोलन शुरू होगा, 33 के मध्य में स्थगित करेंगे गांधी जी, और 34 में वापस लेने की घोषणा। ये डेट भी मैं आपको लिखा दूंगा, तो बहुत जटिल नहीं है, बट फिर भी थोड़ा जानना चाहिए आंदोलन कब कैसे स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा। उसी बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई जब आंदोलन चलता रहा है। तो आंदोलन से भी इसका कनेक्शन इन घटनाओं का, और संवैधानिक विकास से भी कनेक्शन। हमने क्या कहा था, कांग्रेस ने देखा संवैधानिक सुधार होने जा ही रहा है, सरकार मानने को तो कुछ बड़ा आंदोलन कर देते ताकि सरकार पे एक दबाव बन जाए, अगला जो सुधार हो बहुत रियायतों वाला हो। ये सब दाव पे तो चले ही जाते आंदोलन में। लिखिए आप जरा, गांधी इरविन पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, 5 मार्च 1931, सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से, ठीक, इन दोनों ने मध्यस्थता का काम किया था। क्लियर, इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद अब आप लिखेंगे एक पॉइंट, कांग्रेस ने जिन मांगों को स्वीकार किया, इस समझौते में कांग्रेस ने जिन मांगों को स्वीकार किया, लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित, वापस नहीं लिया, स्थगित किया, रोक दिया अभी, है ना। अगले 9 महीने तक यह आंदोलन, 10 महीने तक स्थगित रहेगा, ठीक, स्थगित किया। लिखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी बता दूंगा आपको मैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, ठीक है, स्थगित किया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की, ठीक। बेसिकली क्या था, संवैधानिक विकास के मुद्दे पे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। 1930 में पहला सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस नहीं गई थी उसमें, ये भी लिखवा दूंगा। दूसरे में कांग्रेस ने कहा ठीक है 31 में मैं आ जाऊंगा, बात करूंगा कैसा सुधार आप करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर 32 में तीसरा सम्मेलन होगा, वो अलग से लिखा दूंगा। कांग्रेस ने सरकार की 2 मांगे मान ली, हम आंदोलन रोक रहे हैं और आपसे बातचीत करने के लिए हम लंदन में आएंगे, ठीक। अगला पॉइंट लिखें, सरकार ने कांग्रेस के जिन मांगों को माना, सरकार ने कांग्रेस के जिन मांगों को स्वीकार किया,
सरकार ने कांग्रेस के जिन मांगों को स्वीकार किया। ठीक। इसमें 4-5 बातें जो हमने कहा था ना, सरकार को भी थोड़ा झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, ये उससे रिलेटेड बातें। लिखें आप, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ठीक है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे तो बहुत लोगों को जेल में डाला गया था। ठीक है, तो राजनीतिक बंदियों की रिहाई, ब्रैकेट में लिखेंगे, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। ठीक है, राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। यहीं पे बात भगत सिंह की आ जाती है, जो हम अलग से चर्चा करेंगे। ये विवाद यहीं पे कंट्रोवर्सी उठा था भगत सिंह की सजा को लेकर के। 5 मार्च को समझौता हुआ, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई है। ठीक इसके 18 दिन बाद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, शहीद हुए थे, जिसको लेके खूब कंट्रोवर्सी हुआ था। गांधी जी चाहते थे ये होता, उसको भी देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो। राजनीतिक बंदियों की रिहाई, अगला पॉइंट लिखें आप, शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से शराब के दुकानों पर धरना की अनुमति। शराब के दुकानों पर धरना की अनुमति शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप, तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में नमक निर्माण का अधिकार। ठीक, कुछ मामले में दे दिया गया, थोड़ा बहुत आप निर्माण कर सकते हैं वहां पे, शर्तों के साथ था ये, मतलब एकदम फ्रीडम नहीं दिया गया था। सरकार पूरी तरह से पीछे नहीं हटी, बट कुछ रियायत दे रही है। अगला पॉइंट लिखें, त्याग पत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों से उदार व्यवहार। त्याग पत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों से उदार व्यवहार। ठीक है, एक और लिखें आप, जिन आंदोलनकारियों से सजा के तौर पर, सजा के तौर पर आर्थिक राशि नहीं वसूली गई है, आर्थिक राशि नहीं वसूली गई है, उन्हें राहत दी गई। आंदोलन में कैसे होता है, जब आप नुकसान पहुंचाते हैं किसी संपत्ति वगैरह को, या किसी कारण से सरकार मुआवजा कंपनसेशन मांग लेती। उत्तर प्रदेश में देखते होंगे आप, वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल है, योगी मॉडल, बुलडोजर के अलावा आप देखेंगे, आप जो जो आंदोलन करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे तो आपसे हम हर जाना। हर आंदोलन में वो कहते हैं कि सर नुकसान आपने पहुंचाया तो मैं आपसे वसूलूंगा सार्वजनिक संपत्ति को। तो ये अंग्रेजों के समय में भी था, नुकसान कुछ भी है तो आपसे पैसा वसूलेंगे। जिनसे सरकार ने ले लिया पैसा या जमीन जब्त कर ली, उनको नहीं लौटा रही है,
पर जिनसे सरकार ने अभी तक नहीं लिया था या जब्त नहीं किया था उनको राहत। हमने कहा ना, कुछ कदम सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। बहुत ज्यादा नहीं था बट कुछ कदम तो था। ठीक। तो कांग्रेस के जिन मांगों को सरकार ने मान लिया, पहला पॉइंट, कांग्रेस ने सरकार की जिन मांगों को माना। कांग्रेस की जिन मांगों को सरकार ने मान लिया वो कौन कौन सी मांगे थी? ठीक, 2 पॉइंट हो गए। ए बी, तीसरा लिखें आप, कांग्रेस की जिन मांगों को सरकार ने नहीं माना। कांग्रेस की जिन मांगों को सरकार ने नहीं माना। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे 2 पॉइंट इसमें भी हैं। भगत सिंह, भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों भगत सिंह एवं उनके सहयोगियों की सजा को स्थगित करने संबंधी मांग, स्थगित करने संबंधी मांग। कांग्रेस ने कहा था उसको स्थगित करिए, उस पर बातचीत करेंगे। सरकार ने कहा नहीं, ना स्थगित करेंगे ना बातचीत करेंगे। यहीं पे कंट्रोवर्सी है, क्या कांग्रेस को समझौता करना चाहिए था गांधी जी को या नहीं करना चाहिए था। कंट्रोवर्सी का यही रीजन है यहाँ पे। ठीक। एक और पॉइंट लिखें आप, आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों की, पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचारों की अत्याचारों की नागरिकों के द्वारा जांच संबंधी मांग। नागरिकों के द्वारा जांच संबंधी मांग। गांधी जी ने कहा कि पुलिस ने बहुत अत्याचार किया है, पब्लिक जांच करेगी पुलिस की। सरकार ने बोला नहीं बट सरकार ये सोच रही थी कि गांधी जी पगला गए हैं, पुलिस की जांच पब्लिक करेगी। मतलब कोई सरकार अपने नीचे काम करने वालों का मोराल कभी भी डाउन होने नहीं देती है। आज भी सरकार नहीं देगी आपको मोराल, आप भी रहेंगे सिस्टम में। आप लीडर हैं, कल कोई समस्या आ गई, कोई हंगामा हो गया, गोली चल गई, आप वहाँ अधिकारी होंगे, डीएम होंगे, एसपी होंगे, डिपेंड करता है। बट ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं मोर्चा खुद संभाल लेते हैं कि ठीक है मैं फेस करूंगा इसको, मैं देखूंगा, आप डरिए मत। हर लीडर क्या होता है, अपने नीचे वालों को अश्योर करके चलता है। ये हो गया गांधी इरविन पैक्ट। आगे बात समझ में, 3 भागों में याद करने के लिए ब्रेक कर दिया। सरकार ने जिन मांगों को माना, जिन मांगों को नहीं माना। ठीक। और कांग्रेस की जिन मांगों को सरकार ने मान लिया। इस समझौते की सकारात्मक मतलब क्या बातें हैं रही हैं, देखें आप जरा। समझौते का महत्व लिख लीजिए आप। लिखें आप, बराबरी के स्तर पर समझौता। पहला पॉइंट लिखें, बराबरी के स्तर पर समझौता। समझौता कॉमा देके लिखें आप, राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक जीत थी। राष्ट्रीय आंदोलन एवं कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक जीत थी। कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक जीत थी। बराबरी के स्तर पे बातचीत करना।
अगला पॉइंट लिखें आप, सरकार को कुछ मुद्दे पर पीछे हटना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, गांधीवादी रणनीति से भी इसका संबंध था। जैसे जनता को लंबे समय तक आंदोलनरत नहीं रखना है, जनता को लंबे समय तक आंदोलनरत नहीं रखना है, आंदोलनरत नहीं रखना है, आंदोलन में शामिल नहीं रखना है, तथा समझौते को जनता भी मनोवैज्ञानिक जीत के तौर पर ले रही थी। वैज्ञानिक जीत के तौर पर ले रही थी, ठीक है। जनता को लगा कि हमने सरकार को झुका दिया है, डरा दिया है। गांधी जी जनता में उत्साह डालना चाहते थे कि हाँ तुम, कार्यकर्ता को तो पता है ना लड़ रहे हैं, सरकार कितनी मजबूत है, बट आम पब्लिक में खुशी की बात थी कि भाई, हालांकि प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती थी, बट ज्यादातर कांग्रेस ही आम पब्लिक जो थे उनमें ये था ऐसा। आलोचना लिख लें आप, आलोचना, ठीक है। सरकार को आर्थिक संकट से बाहर निकलने का समय मिला, ठीक? सरकार को आर्थिक संकट से मंदी से सरकार को टाइम मिल गया, 10 महीने का टाइम। अगला पॉइंट लिखें, पुनः जब आंदोलन की शुरुआत हुई, पुनः जब आंदोलन की शुरुआत हुई, तब सरकार ने आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया। आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, जनवरी 1932 से 1933 के मध्य तक, जनवरी 1932 से 1933 के मध्य तक, ठीक है। सेकेंड फेज था आंदोलन का, सविनय अवज्ञा का। पहला फेज हमने बता दिया, सेकेंड फेज बता दिया, ठीक। एक और लिख लें लास्ट पॉइंट आलोचना में, देखिए भगत सिंह के मुद्दे पर भी, भगत सिंह के मुद्दे पर भी इस समझौते की आलोचना की गई। भगत सिंह के मुद्दे पर भी इस समझौते की आलोचना की गई, ठीक है। ये आपका गांधी इरविन पैक्ट, ऐसे करके ये 3-4 चीजें और हैं, और ठीक इसी के बाद 1935 का अधिनियम आ जाता है, सब संवैधानिक विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आज टॉपिक पे तो इतना ही है, कोई आपके सवाल हो नए पुराने तो पूछिए। हाँ।
जरा एक बार क्वेश्चन लगा देना अपना इधर भी। हाँ बोलिए। समझौता में दो पार्टी है ना, एक सरकार है और एक कांग्रेस है। पहले, अब तुम्हारा सवाल पहले मैंने सुन लिया, तुम इसका पहले समझ लो, तुम समझ लो। दो पार्टी है इसमें ना, तो सरकार समझौता क्यों करेगी चलते हुए आंदोलन में? सरकार तो बोलेगी ना आंदोलन रोको तब समझौता करेंगे, तो समझौता ही नहीं हो पाएगा फिर। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन किया, मतलब विरोध किया इसका समझौते का, समझौता पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था उन्होंने। ठीक है, समझौता में दो पार्टी है। कोई और सवाल किसी के मन में हो, नया पुराना? हाँ पूछिए। तुम पहले बैठ जाओ। ठीक, तुम बैठो तो पहले, कॉपी में लिखो क्वेश्चन, फिर उसको पढ़ के बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। आंदोलन में नेताओं को जेल में डाला जाता था कि जनता को? तुम जब तुम सवाल पूछते हो तो तुम्हारे चेहरे पे ना नटखट वाला भाव आता रहता है। ठीक, देखो जो आंदोलन करेंगे, पटना में बीपीएससी का आंदोलन चला, तो आंदोलन करने वाले कुछ नेता भी थे और छात्र भी थे। तो जेल में किसको किसको डाला गया? नेता को भी डाला गया और छात्रों को भी डाला गया। बस। हाँ बोलिए। शांत हो जाओ, सवाल भी पहुंचा कैसे पाऊंगा? हाँ, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन आपका। गांधी जी धीरे धीरे आक्रामक होते जाते हैं और 42 तक आते थे, करो या मरो का नारा देते हैं। तो क्या गांधी जी की विचारधारा ऐसी थी या उनकी रणनीति का हिस्सा था? रणनीति का हिस्सा मानिएगा उनको। गांधी जी व्यक्तिगत तौर पे हमेशा अहिंसा में आस्था रखते थे, बट कई बार सिचुएशन आ जाता है, जैसे हिटलर बहुत लोगों को मार रहा था, तो गांधी जी ने बहुतों को पत्र लिख के कहा था मानवता की रक्षा के लिए कोई एक युद्ध जरूरी है, तो हिटलर के अगेंस्ट में। आज़ादी के बाद जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया था, गांधी जी ने कहा था भाई वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू जी को, इन भेड़ियों को बाहर निकाल के फेंको, जो करना है करो, मतलब ठीक है। तो ऐसे कई अवसर आते थे। बाकी रही बात करो या मरो की, तो करो या मरो में यह था कि हम संघर्ष करेंगे और अहिंसात्मक संघर्ष करते हुए हम शहीद हो जाएंगे, हम गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। वहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है, करो या मरो था, करो या मारो नहीं था। लोगों को लगता है गांधी जी ने कहा करो या मारो, ठीक है, वो हम बात कर लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में, बट रणनीति रही है उनकी, मतलब ठीक है। ऑनलाइन वालों को रिवीजन लेकर स्ट्रैटेजी बताइए। हाँ हाँ, इसमें क्या है? तो जो मैं रियासत में राजा स्टूपिड होते थे, गांधी जी बहुत डेंजरस आदमी थे। ये आ गया तो। हाँ, और कुछ बताओ तुम लोग। जिस प्रकार उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी हो रहा था अक्षत आंदोलन, प्रॉपर था एकदम। हाँ, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को भी गरम दल का एक हिस्सा मान सकते हैं। प्रिया दी आप कहाँ चली गई? प्रिया जल्दी जवाब दो, सिद्धू भारती सवाल पूछ रही तुमसे। जब चरम पे था आंदोलन तो समझौता क्यों किया गांधी जी ने? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा, है ना। हाँ बोलिए, क्या सवाल है? देखो, हमने दो तीन बार समझाया है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर संबंधी योग्यता या संपत्ति संबंधी योग्यता। किसी भी पद के लिए कोई उम्मीदवार होगा तो ये होता था कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है, उसका नियम होता था। इससे ऊपर जो टैक्स पे कर रहा है वही उम्मीदवार होगा या वही वोटर होगा। अभी हम लोग मत देने के लिए कोई कर देते हैं क्या भारत सरकार को? नहीं ना। तो जब तक अंग्रेजों का शासन रहा है भारत में, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ है। वही वोटर होते थे, उम्मीदवार होते थे जो टैक्स पे करते थे, टैक्स पेयर। ठीक है, बस सिंपल था। चंद्रशेखर आजाद जी की बात होगी ध्रुव अभी। ठीक है, विशाखा क्वेश्चन पढ़ लिए? यस। राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है ज्योति गांधी जी को?
तो अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति, उत्तर आपको मिल जाएगा ऋचा। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति है ना, हम पढ़ते चलिए आप लोग। अभी मैं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पढ़ाते पढ़ाते ही आपको मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस सुनते जाना है। देखो एक्चुअल में कोई भी पक्ष छूटेगा नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे आमंत्रित कर लिया। सेफ्टी वॉल्व की तरह की कोई बात हो आपके मन में तो बोल लीजिए। हाँ अब बोलो तुम। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना था, तो श्री रामुलु अनशन पे क्यों बैठे? इसका उत्तर अभी आगे आ जाएगा, मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। अभी सर, ध्यान भटकने से कैसे रोकें? लंबी गहरी सांस लो। तुम तो ऑनलाइन हो, तुम्हारा ध्यान कैसे भटकता है? ठीक है। 100 kg प्यार किसको कर रहे हो तुम? जाट डॉन। 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी बताना है? देखो दो बातें सुन लो सभी लोग जो 2026 के लिए हैं। एक, कोशिश करिएगा कि दिसंबर तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए। आप जो हमसे पूछते हैं कि ऑप्शनल मैं कब करूं, आप अनुमान लगा लीजिए आपके पास 11 महीने का समय है। दिसंबर से आगे एक्सीड ना करे आपका वो ऑप्शनल, 26 में एग्जाम देना है तो। क्लियर सभी को? दूसरा, दिसंबर तक आते आते आप श्योर रहिएगा कि मेंस का पूरा सिलेबस आपका या 80-90% सिलेबस इंक्लूडिंग ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए। कुछ कुछ बातें यदि रह भी जाती हैं, मान लो जीएस में तो थोड़ी बहुत रहेंगी मुझे उम्मीद है। एथिक्स वगैरह शायद लेट होता है हर बैच में, तो कोई इशू नहीं है ना। 26 के लिए भी अब जैसे अब 27 के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, तो 27 में बस ये ध्यान रखिएगा आप 26 दिसंबर तक आपका ये दोनों तैयार हो जाना चाहिए, मेंस का पूरा सिलेबस और ऑप्शनल। आपको 28 में देना हो तो 27 दिसंबर तक, यानी जिस साल आपको एग्जाम देना हो, तैयारी आपकी एक साल पहले नहीं है, तो आप उस साल अच्छे से अभ्यास कैसे करोगे? अभ्यास के साथ इंप्रूवमेंट होगा आपका, पीटी हो या मेंस। अब किसी को 2025 में देना तो मजबूरी है, वो रिस्क लेंगे, ऐसा नहीं कि देने में कोई गुनाह है। बट ये एकदम सिंपल सा रूल रख लीजिएगा आप। कोई आपसे पूछे तो आप भी सुझाव दिया करिएगा उसको क्या करना चाहिए। क्यों? आप जब 7-8 महीने पहले आपकी मेंस की तैयारी नहीं है तो आप कैसे अच्छा करेंगे? ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 26 में राइटिंग मत करिए, प्रैक्टिस करिए 26 में भी आप, लेकिन आपको जब 26 में एग्जाम देना हो, सॉरी, जब 26 में एग्जाम देना हो आपको, तो 25 में कम से कम मेंस ढंग से तैयार कर लीजिए आप, ताकि अगले 7-8 महीने जो आपका पीटी और मेंस होगा उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। पढ़ने का बहुत कार्यक्रम ना हो, थोड़ा बहुत हो तो चलेगा लेकिन ज़्यादा ना हो, ठीक। ये रखिएगा। इकोनॉमिक्स नहीं हुई है वो तो आपको जो प्रबंधन वाले बताएंगे। गांधी जी के हिंसात्मक स्वतंत्रता में विलम्ब, ठीक है, क्लियर ना सभी को? चलिए, 25 वाले को 26 के बैच में पढ़ा रहे हैं, ये तो गलत है। कुछ भी गलत नहीं होता, कहाँ हो तुम? ठीक है ना, ये क्या गलत होता है? बैच में जब कुछ नहीं होता, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना। हिस्ट्री का क्या बैच होगा? मैं 5 साल पहले भी यही पढ़ाऊंगा, 5 साल बाद भी यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑप्शनल हटने वाला, देखो आप आयोग पे मत ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। देखो ये सब ना एक चलता रहता है हमेशा, आप पढ़ने पे ध्यान दो। ऑप्शनल पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, हट गया तो सबके लिए हटेगा, तो उसमें बुद्धि मत लगाइए आप, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं कि मेहनत करें, हट जाए तो बेकार है मेहनत करना, ऐसा सोचते हैं हम लोग, है ना। कहीं कुछ कौन कम पढ़ाएगा, ज्यादा पढ़ाएगा? 4 ही किलोग्राम, धन्यवाद दोगे संदीप तुम मुझे, कह रहा है कि आपको 4 किलोग्राम, धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम लोग बातचीत हो गई पूरी, है ना। स्ट्रैटेजी तो क्लियर है ना सभी को? 26 हो, 27 हो, 28 हो, मेक इट श्योर। 26 का मतलब दिसंबर तक आपका तैयार होना चाहिए मेंस। अगले साल पूरा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें आप पीटी और मेंस में आप, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना। थैंक यू, मिलते हैं फिर कल हम लोग।